नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में क्या हाल चल रही, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बाद अब भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। ये ताकत और कोई नहीं बल्कि राफेल विमान देने वाला भारत का दोस्त फ्रांस भारत की इस ताकत को बढ़ाएगा। दरअसल भारत सरकार फ्रांस के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें वो 6 एयरबस 330 मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट टैंकर एयरक्राफ्ट खरीदेगी। ये एक मल्टीरोल मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है। इसके आ जाने से लद्दाख में भारतीय वायुसेना की स्थिति पहले की तुलना में और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। दरअसल अभी भारतीय वायुसेना 7 रूसी IL-76M रिफ्यूलर्स का इस्तेमाल कर रही है। सूत्रों के अनुसार जहां भारतीय वायुसेना ब्रिटिश कंपनी से लीज पर एयरबस 330 MRTT को लेना चाहती है, तो वहीं फ्रांसीसी प्रस्ताव में कम दरों पर 5 से 7 साल पुराने एयरक्राफ्ट भी शामिल है। वायुसेना पिछले एक दशक में MRTT एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए काफी उत्सुक है। पूर्व भारतीय वायुसेना के प्रमुख के अनुसार एयरबस 330 MRTT में एयरबस 340 के मुकाबले काफी बड़े विंग्स है, जिसकी मदद से वो एक ही समय में सेंट्रल रिफ्यूलिंग बूम सिस्टम के बीच आसमान में 2 फाइटर जेट्स पर ईंधन भर सकता है। एयरबस एयरक्राफ्ट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये अत्यधिक कुशल और उच्च गति वाले इंजनों की वजह से कैबिन और ईंधन में 260 कर्मियों को भी ले जा सकते हैं। MRTT को एक टैंकर या ट्रांसपोर्ट या एयर एम्बुलेंस या फिर तीनों को एक ही समय में 3 चालक दल के साथ बदला जा सकता है। मिड एयर रिफ्यूलर्स भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन के विस्तार में मदद करेंगी। वहीं भारतीय वायुसेना के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि फ्रांस का ये प्रस्ताव भारतीय वायुसेना के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि कोरोना काल के चलते दुनिया भर में एरियल प्लेटफॉर्म काफी निचले स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि इस एयरक्राफ्ट में ईंधन की कमी नहीं होती। ऐसे में ये लद्दाख के एयरबेस में सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या फिर मेडिकल का सामान पहुंचाने में भी काफी मददगार होगा। यानी कि फ्रांस एक बार फिर भारत के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है और काफी कम दर पर वो भारत को इस तरीके के जो मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है वो देना चाह रहा है। अगली खबर QRSAM को लेकर आ रही है। स्वदेशी रूप से बनाई गई क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम अगले साल से प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगी। DRDO के द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM अगले 6 महीने में अपने यूजर ट्रायल्स को पूरा कर लेगी और अगले साल से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। QRSAM सेना के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली को बदलने के बारे में सोच रही है। QRSAM देश का पहला स्वदेशी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसका मतलब ये होगा कि सेना के स्ट्राइक कोर के वाहन मोबाइल होंगे। इनका पूरा डेवलपमेंट कर लिया गया है और अब इनका यूजर ट्रायल चल रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि रक्षा अधिकरण परिषद ने इसे मंजूरी भी दे दी है। QRSAM की सीमा 30 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई को लक्षित कर सकती है। ये प्रणाली वर्तमान में 90% स्वदेशी है और भविष्य में ये 99% तक स्वदेशी हो जाएगी। पूरा सॉफ्टवेयर स्वदेशी है और कोड और लॉजिक सब कुछ भारत में बनाया गया है। रडार और कंट्रोल सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है और इसके लॉन्चर्स को लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। इसके अलावा मिसाइल को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बना रही है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे कि IC इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम और डिटेक्टर अभी भी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये स्वदेशी रूप से बना लिए जाएंगे। आपको बता दें कि DRDO ने नवंबर में 2 सफल परीक्षण फायरिंग की थी। एक अधिकारी ने बताया कि लेजर बीम की सुनिश्चितता ये बताती है कि मिसाइल को जाम नहीं किया जा सकता। ये प्रणाली 360 डिग्री का कवरेज देती है और इसे अशोका लीलैंड 8x8 व्हीकल में तैनात किया गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो साफरान और HAL के ज्वाइंट वेंचर को लेकर आ रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि फ्रांसीसी कंपनी साफरान हेलीकॉप्टर इंजन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि एक सार्वजनिक उपक्रम है, इनके बीच जो ज्वाइंट वेंचर बना हुआ है उसका जल्द ही वालापोई में हेलीकॉप्टर स्पेयर पार्ट का उत्पादन कारखाना स्थापित होगा। श्री नायक ने कहा कि इस यूनिट को स्थापित करने की प्रक्रिया में कोविड-19 संकट की वजह से देरी हुई। उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर को भी याद किया। साथ ही कहा कि 2016 में उन्होंने कुल 170 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना की घोषणा की थी। विभिन्न संस्करणों के उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स और भविष्य के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के इंजन जो HAL और साफरान के बीच आम है, इस सुविधा में बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वालापोई इस यूनिट को स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट को लेकर आ रही है। 14 दिसंबर 2020 को होने वाले भारतीय नौसेना के लिए प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट के एक जहाज को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। मझगांव डॉक और GRSC इस तरीके के कुल 7 जहाज बनाएंगे। पहले प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण 2017 में शुरू हुआ और 2022 तक पहला जहाज वितरित होने की उम्मीद है।
फरवरी 2015 में दोनों शिपयार्डों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि P-17A फ्रिगेट अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इनमें से प्रत्येक जहाज की लंबाई 139 मीटर होगी, जिसमें लगभग 6,670 टन का डिस्प्लेसमेंट होगा। P-17A स्टील फ्रिगेट को लेटेस्ट इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मैथोलॉजी और इनहांस प्री आउटफिटिंग के साथ बनाया जा रहा है। साथ ही इसमें कवर्ड mooring डेक होगा और जहाज में एंटीना की संख्या को कम करने के लिए इसमें EL/M22848 MF ISA रडार लगाया जाएगा। P-17A में एक बेहतर रोल स्टेबलाइजेशन और डिस्क्रीट विजुअल प्रोफाइल होगी। P-17A 32 बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, 8 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों से लैस होगा। एक BAE 5 इंच 62 कैलिबर MK-45 नौसैनिक गन, 2 AK 630 30 mm रोटरी तोप, CIWS यानी कि क्लोज इन वेपन सिस्टम, एक RBU 6000 ASW पनडुब्बी विरोधी रॉकेट लॉन्चर और 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब होंगे। यानी कि दुनिया की बेहतरीन स्टील्थ फ्रिगेट बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट को लेकर। अगली खबर की बात करते हैं तो राफेल को लेकर आ रही है। दरअसल अब फ्रांस से राफेल खरीदने जा रहा है चीन का एक और दुश्मन। चीन के आक्रामक रवैये से परेशान इंडोनेशिया अब फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंसा पार्ले ने एक इंटरव्यू में इस डील के बारे में कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 36 राफेल विमान बेचने को लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया देश इंडोनेशिया के साथ डील फाइनल हुई है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच राफेल विमानों की बिक्री को लेकर बातचीत चल रही थी। अब साउथ चाइना सी में न केवल ड्रैगन के युद्धपोतों बल्कि उसके फाइटर जेट्स के लिए भी एक खतरा बढ़ जाएगा। फ्रांस के एक अखबार ने इसका खुलासा किया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट में 36 के बजाय 48 राफेल लड़ाकू विमानों का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि चीन और इंडोनेशिया के बीच दक्षिणी चीनी सागर में एक द्वीप को लेकर विवाद है, जिसको देखते हुए इंडोनेशिया भारत और फ्रांस के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। यानी कि इंडोनेशिया भी अब 36 राफेल विमान खरीदने जा रहा है फ्रांस से, और ये चीन को सीधे तौर पर एक टक्कर है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी चीन को लेकर आ रही है। जहां लद्दाख की कड़कड़ाती सर्दी में पीपल लिबरेशन आर्मी के हौसले पस्त हुए हैं, तो वहीं चीन एक ऐसी गलती करने जा रहा है जो अंत में उसे भारी पड़ सकती है। चीन अपने बीमार सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए तिब्बत से सैनिकों को रिक्रूट करना चाहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पीपल लिबरेशन आर्मी बीमार पड़ रहे सैनिकों की भरपाई करने के लिए तिब्बती सैनिकों को रिक्रूट करना चाहती है, परंतु इसकी कुछ शर्तें होंगी। युवा होने के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किसी न किसी प्रकार के संबंध होने चाहिए। साथ ही उनका दलाई लामा के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए और उनके विदेशी संगठनों के साथ भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में इस समय स्थिति प्रतिकूल है और ऊंचाई के कारण चीनी सैनिकों को काफी मुश्किलें पेश आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस क्षेत्र में तैनातगी का उनके पास कोई अनुभव नहीं है और न ही उनके सैनिकों को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन चीन ने जिस प्रकार से तिब्बती सैनिकों की भर्ती की अपनी शर्त रखी है, उससे दो बातें सामने आती है। एक तो ये कि चीन की PLA सिर्फ नाम की आर्मी है और मेनलैंड चीन के सैनिक ऐसी परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा ये है कि चीन संभावित तिब्बत को थाली में परोस के उसकी आजादी देना चाहता है। यदि ऐसा नहीं है तो इतिहास के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भी की थी। उन्होंने भारतीय सैनिकों को बड़ी संख्या में भर्ती किया और उन्हें विश्वास था कि भारतीय सैनिक कभी उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन 1946 में नेवी इम्यूनिटी के दौरान, जिसमें खुद ब्रिटेन के करीबन 1 लाख लोग मारे गए थे, तो इससे चीन का संबंध भी आप मैच कर सकते हैं। इसी भावना से तिब्बती सैनिकों को भर्ती करना वो चाह रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तिब्बत के निवासी चीन के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते। लेकिन वो ये भूल रहा है कि तिब्बत के निवासी अब भी किसी भी स्थिति में चीन से स्वतंत्र होने के लिए कमर कस रहे हैं। इसके साथ ही भारत में तो निर्वासित तिब्बती नागरिकों को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में शामिल किया जा चुका है। इसी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने भारत के विशेष सेना यानी कि पैरा SF के जवानों के साथ मिलकर 29 अगस्त की रात को न केवल चीनी सैनिकों के आक्रमण को ध्वस्त किया, बल्कि उनके कदमों को भी रोक दिया और ब्लैक टॉप को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेते हैं, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।